बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि केंद्र राज्य संबंध में पहला होता है विधायी संबंध, दूसरा है प्रशासनिक संबंध और ये तुम्हारा तीसरा है वित्तीय संबंध। सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि भारत वित्तीय क्षेत्र में इतना आत्मनिर्भर नहीं है कि पूर्ण संघात्मक शासन व्यवस्था को अपना सके या अन्य देशों की तुलना में अधिक से अधिक विकास को सहारा दे सके। इसलिए सामान्यतः संविधान के अनुसार केंद्र को अधिक से अधिक मजबूत बनाए रखा है और राज्यों को गौण स्थिति में रखा गया है। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि यह वित्तीय संसाधन एक ऐसा साधन होता है जिससे केंद्र और राज्यों के मध्य हालांकि संबंध निर्धारित हैं, लेकिन फिर भी केंद्र और राज्यों के मध्य टकराहट की स्थिति फिर भी पाई जाती है। इसका महत्वपूर्ण कारण भी माना जाता है कि जहां कुछ राज्य अधिक मांग करते हैं, उनकी आवश्यकताएं अधिक हैं, क्षेत्रफल अधिक है, जनसंख्या अधिक है, गरीबी अधिक है, वहीं राज्य सरकार अपने नियमों के आधार पर पूर्ण रूप से उसी रूप में अनुदान प्रदान करता है। हालांकि भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया है जो केंद्र और राज्यों की वित्तीय समीक्षा करता है और उसके आधार पर वित्त सहायता प्रदान करता है। अपन ये देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्तीय संबंध है वो संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, संविधान के तहत उनमें क्या क्या निर्धारित किया गया है। जैसे अपन ये कह सकते हैं, सबसे पहले क्या है कि संविधान में करों का निर्धारण फिक्स कर रखा है कि संघ सरकार इन विषयों पर करों का निर्धारण करती है और राज्य सरकारें इन करों पर निर्धारण करती हैं। हालांकि समवर्ती सूची के कुछ विषय भी ऐसे दे रखे हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही कर लगाने का अधिकार होता है, लेकिन जब केंद्र सरकार इस पर अपना प्रभाव जमा लेती है तो राज्य सरकारें शक्तिहीन हो जाती हैं। जैसे देखिए, करों के निर्धारण में शक्तियों का वितरण, यानी कि करों से प्राप्त आय जो केंद्र सरकार के पास में या संघ के पास में है, जैसे कि निगम कर है, सीमा कर है, निर्णायक निर्यात है। इसके बाद देखिए कि विदेशी ऋण है, संपदा शुल्क है, रेलवे है, रिजर्व बैंक है और शेयर मार्केट। विशेष तौर से ये वो कमाई वाले क्षेत्र हैं जिससे केंद्र सरकार के पास में भरपूर आय होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिस प्रकार से निर्धारित किया जाता है और उस पर जो कर लगाए जाते हैं, जैसे सीमा कर कहा जाता है, उसमें सबसे अधिक फायदा केंद्र सरकार का होता है। दूसरी तरफ अपन ये कह सकते हैं कि राज्यों के लिए भी कुछ करों का निर्धारण किया गया है और कुछ करों का निर्धारण किया गया है, लेकिन वो आय के इतने बड़े स्रोत नहीं है कि अपन ये कह सकते हैं कि जैसे प्रति व्यक्ति कर और कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि एवं भवन इत्यादियों पर लगाया जाने वाला कर और पशु एवं नौकाओं पर बिजली है, वाहन विक्रय है, इसके साथ साथ में वाहन चुंगी इत्यादि, ये ऐसे करें जो स्थानीय संस्थाओं पर या स्थानीय स्तर पर ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन आय के इस पर अधिक स्रोत नहीं होने के कारण राज्यों की स्थिति कमजोर पाई जाती है और राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं, हालांकि केंद्र सरकार जो कुछ भी सहायता प्रदान करती है उसमें केवल करों का निर्धारण ही संवैधानिक प्रावधान नहीं है। उसके तहत अपन ये मानते हैं कि सहायता अनुदान की व्यवस्था भी केंद्र सरकार के द्वारा की गई है जो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनुदान यानी प्रदान करता है। जैसे कि सामान्यतः एक पटसन एवं पटसन से बनी हुई चीज़ें जिन राज्यों में ज़्यादा उत्पादन होता है उनके लिए केंद्र सरकार अधिक से अनुदान प्रदान करती है। जैसे कि बिहार है, पश्चिम बंगाल है, असम है, उड़ीसा है, इन राज्यों को अलग से सहायता प्रदान की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा ताकि पटसन एवं उनसे बने हुए उत्पादों को विदेशों तक पहुंचाया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। इसी प्रकार जैसे कि बाढ़, भूकंप इत्यादि अगर किसी क्षेत्र में अधिक आते हों तो उसकी व्यवस्था भी केंद्र के द्वारा अनुदानित की जाती है। यह भी संवैधानिक प्रावधान है। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्र जहां पर ज़्यादा पाए जाते हैं और उनके विकास के लिए जो योजनाएं यानी संचालित होनी चाहिए उसके लिए भी केंद्र सरकार कुछ अनुदान प्रदान करता है। आर्थिक कठिनाइयों से उभरने के लिए भी केंद्र सरकार राज्यों के लिए कुछ अनुदान प्रदान करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ जनसंख्या अधिक हो, बेरोजगारी पाई जाती हो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी अधिक हो, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो और राज्य आर्थिक कमजोरियों से जूझ रहा हो, ऐसी परिस्थितियों में चाहे तो केंद्र सरकार उन्हें किसी प्रकार की सहायता अनुदान प्रदान कर सकता है। इसके साथ साथ ही अपन ये कहेंगे कि ऋण लेने संबंधी उपबंध।
राज्यों के लिए ये सुविधा भी केंद्र सरकार ने प्रदान की गई है कि राज्य के अनुदान के अलावा यदि वह अपने राज्य विकास के लिए कुछ ऋण लेना चाहते हैं तो केंद्र सरकार उसे देने के लिए तैयार है और उसे देना भी आवश्यक है, क्योंकि राज्यों के लिए आर्थिक साधन नहीं होने के कारण वह केवल केंद्र पर ही तो निर्भर होता है, इसलिए केंद्र उसे आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इसके लिए देखिए करों की मुक्ति यानी कि विमुक्ति। सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि राज्य सरकारें कर्ज से जबी हुई हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई भी और आपातकालीन परिस्थिति राज्यों के पास में पैदा होती है तो कभी कभी केंद्र सरकार इन ऋणों को क्षमा या माफ़ भी कर देता है या किसी न किसी क्षेत्र में उस पर करों का निर्धारण यानी कम कर देता है या उस पर ब्याज दर में कटौती करने का भी अधिकार रखता है। इसके बाद देखिए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय दरों का या वित्तीय जो मद होते हैं जिस पर ऋण दिया जाता है या सहायता अनुदान प्रदान की जाती है, उस मद में खर्च किया गया है या नहीं किया गया है, इसका लेखा जोखा केंद्र सरकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के माध्यम से करती है। अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण होता है कि कहीं केंद्र के द्वारा जो संपत्ति उन्हें प्रदान की गई है वह उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा देखिए कि वित्तीय संकट। वित्तीय संकट की जब स्थिति होती है किसी क्षेत्र में बाढ़, अकाल, भूकंप या ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, इस प्रकार की अगर समस्या पैदा होती है जिससे जनजीवन प्रभावित होता है, ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों को केंद्र के द्वारा कुछ सहायता अनुदान दिया जाना आवश्यक है और इसी आधार पर अपने कह सकते हैं ये कुछ आपके यानी कि संविधान में कुछ निर्धारित है जो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को मानने आती आवश्यक है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य जो तनाव का महत्वपूर्ण कारण है वो क्या माना जाता है। आप जानते हैं कि भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था होती है और बहुदलीय शासन व्यवस्था होने के साथ साथ में कुछ क्षेत्रीय दलों की महत्वता बढ़ी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार आवश्यक नहीं है कि एक ही राजनीतिक दल के हों, अलग अलग भी हो सकते हैं और अधिकांशतः जहाँ क्षेत्रीय दल होते हैं वहाँ पर तो केवल सरकार का गठन राज्यों में उन्हीं का प्रभावी होता है और केंद्र सरकार उनसे भिन्न होती है। केंद्र सरकार अक्सर अपनी शक्तियों का उपयोग तो सही करता है संवैधानिक रूप से, लेकिन जो कुछ भी ये निर्धारित कर सकता है कि ऋण दे सकता है, करों की विमुक्ति कर सकता है और इन क्षेत्रों के लिए कर सकता है, इसमें वैधता ये नहीं दे रखी है कि आपको इतने प्रतिशत करना है और इतने ये प्रतिशत करना है। हालांकि ये माना जाता है कि जिस वित्तीय आयोग का गठन किया गया था उसमें ये प्रावधान था कि 2/3 आय जितनी होती है उसमें 2/3 भाग राज्यों के लिए होना चाहिए और अन्य को पूरी को यानी केंद्र सरकार के पास लिखा जाता है। लेकिन केंद्र सरकार कभी कभी अपने पक्ष की सरकार जब राज्यों में आ जाती है तो उन्हें तो वह अधिक अनुदान प्रदान कर देता है और अन्य राज्यों को वह अनुदान से वंचित कर देता है। तो इस आधार पर वहाँ पर कुछ टकरार की स्थिति पैदा होती है। जैसे तनाव का मुख्य कारण क्या है? पहला कारण तो यह है कि वित्तीय साधनों के निर्धारण में राज्य बिल्कुल कमज़ोर है, यानी केंद्र के पास में आय के इतने अधिक स्रोत नहीं है कि वह आत्मनिर्भर हो सकता हो, जबकि केंद्र सरकार के पास में इतने आय के स्रोत हैं कि वह चाहे तो राज्यों को समान आय प्रदान कर सकता है या अनुदान प्रदान कर सकता है, जबकि केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती। दूसरा है राज्यों की ऋणग्रस्तता। अधिकांशतः देखा जाता है कि यानी कि रोजगार के साधन है, प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति है, नल है, बिजली है, आवास है, इन चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में राज्य की स्थिति कमज़ोर हो जाती है और वह केंद्र से हमेशा ही ऋण लेता रहता है। इसलिए केंद्र की स्थिति राज्यों पर दबाव बनाने की हो जाती है और राज्य बिल्कुल ऋणग्रस्तता से शिकार हो जाते हैं, जबकि राज्यों की ये मांग होती है कि उन्हें ऋण नहीं लेना पड़े, आय के इतने स्रोत होना आवश्यक है। इसके बाद देखिए कि वित्त आयोग की भूमिका। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि संविधान के 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई थी और वित्त आयोग का यह दायित्व था कि वह केंद्र की आय को आनुपातिक आधार पर राज्यों को वितरित करे। लेकिन केंद्र सरकार इस प्रकार का नहीं करता है, इस प्रकार की व्यवस्था, और इसी आधार पर केंद्र और राज्यों के मध्य टकराहट की स्थिति पैदा होती है। इसके बाद देखिए आर्थिक आयोजनों के संबंध में पक्षपात करता है। आर्थिक आयोजन से तात्पर्य ऐसा होता है
जैसे अपन को मैंने बताया आपको कि सामान्यतः जैसे पटसन है और पटसन एवं उसके बने हुए उत्पाद जैसे कि बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा इत्यादि राज्यों के लिए केंद्र सरकार अनुदान तो देता है, लेकिन क्या केवल एक पटसन और उससे बने हुए क्षेत्रों से ही राज्य का विकास होता है? अन्य क्षेत्रों में या अन्य राज्यों में अन्य प्रकार का उत्पादन अधिक भी होता है। कहीं औद्योगिकरण को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान प्रदान नहीं करती और यही कारण है कि आर्थिक प्रायोजन या आर्थिक रूप से जो सहायता प्रदान करनी चाहिए उसमें यानी पक्षपात की भूमिका पाई जाती है और इस कारण केंद्र और राज्यों के मध्य तनाव बढ़ा हुआ है। इसके बाद देखिए अंतर्राज्यीय व्यापार। अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा तो यद्यपि केंद्र सरकार देती है, लेकिन उसमें करों का निर्धारण स्पष्ट नहीं होता। सामान्यतः राज्यों को किसी प्रकार की आय नहीं होती और विशेष तौर से जिस राज्य को निर्यात करना होता है दूसरे राज्य में, उस पर नाम मात्र का कर लगाने की सुविधा प्रदान होती है। जबकि केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यदि किसी चीज़ का निवेश करना होता है तो उस पर भरपूर मात्रा में वह कर लगाने का अधिकार रखती है और यही कारण माना जाता है कि केंद्र जहां अधिक कर लगाने की स्वतंत्रता रखता है, अंतर्राज्यीय व्यापार में भी क्या राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता? तो ये कुछ तनाव के महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि फिर भी भारत में सहयोगी संघवाद के आधार पर केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध फिलहाल समायोजन के रूप में बने हुए हैं और दोनों के मध्य संघात्मक शासन व्यवस्था ठीक प्रकार से चल रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आगे।